नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में से एक और महत्वपूर्ण विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए और लंबे समय तक प्रधानमंत्री हुए, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद के एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार, संपन्न अभिजात्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक सुप्रसिद्ध वकील थे। नेहरू की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसी विद्यालय में नहीं हुई, बल्कि उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक घर पर ही आते थे। और इन शिक्षकों में अधिकांश अंग्रेज थे। उसके बाद इनको विभिन्न जो ऊपर की एजुकेशन थी उसके लिए इंग्लैंड की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में इन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। हैरो विद्यालय, ट्रिनिटी कॉलेज, इनमें इन्होंने अध्ययन किया। और विज्ञान में उन्होंने ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उनके विषय थे रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और भूविज्ञान। इसके अलावा इन्होंने इनर टेम्पल कॉलेज से 1912 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1913 में ये कांग्रेस के सदस्य बने। 1918 में नेहरू एक किसान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए और कांग्रेस महासमिति के सदस्य भी वो बने। 22 में इलाहाबाद नगर पालिका में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। 1927 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य है, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, उसको उन्होंने घोषित किया। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया। 1935 में उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। 36 और 37 में कांग्रेस से पुनः अध्यक्ष वो चुने गए कांग्रेस के। इस तरह से नेहरू कुल मिलाकर 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1929, 36, 37। इसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी उसमें प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। नेहरू अपने जीवन काल में 9 वर्ष से अधिक काल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया। और आज़ाद हिंद फौज के 3 जो फौजी अफसर थे, शाहनवाज, ढिल्लो और सहगल, उन पर जो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, तो नेहरू ने भारतीय जनमत का सम्मान करते हुए इन अफसरों की पैरवी के लिए वर्षों बाद
अपनी वकालत डिग्री का इस्तेमाल किया और महान देशभक्तों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया। दो सितंबर 1946 को, जो मैंने पहले बताया कि भारत की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें वो नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हुई। नेहरू जी ने कई महत्वपूर्ण कृतियाँ, पुस्तकें लिखी। उसमें उनकी जो फेमस पुस्तकें हैं वो है भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1946 में उन्होंने लिखी थी इसको। इसके अलावा उनकी एक आत्मकथा है, मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी, 1936 में उन्होंने लिखी थी। विश्व इतिहास की झलकियाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, 1938 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसके अलावा पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर्स, भारत की एकता, यूनिटी ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता और उसके बाद, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, 1949 में उन्होंने लिखी। इसके अलावा अमेरिका की यात्रा, भाषा का सवाल, भारत और विश्व, ये बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। आज हम उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद पर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल पूछा जाता है कि नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद में जो उनके विचार हैं उन पर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। नेहरू ने अपने विद्यार्थी जीवन में विकासवादी समाजवाद के एक रूप फेबियन समाजवाद से वो प्रभावित थे। उसके बाद 1917 की जो सोवियत क्रांति थी उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक उनके चिंतन पर साम्यवादी विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव रहा, परंतु कभी उन्होंने इसका अंधानुकरण नहीं किया। नेहरू साम्यवादी समाज व्यवस्था के हिंसक और अमानवीय चेहरे से परिचित हुए। उन्होंने स्वीडन, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन इत्यादि यूरोपीय देशों में जो चल रहे थे लोकतांत्रिक समाजवाद, उसको उन्होंने पसंद किया और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने पर नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति समर्पित थे। उनका ये स्पष्ट मत था कि बिना समाजवादी आग्रह के लोकतांत्रिक भावना अपना रियल फॉर्म यानी वास्तविक रूप नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है और राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। उनका ये मानना था कि सच्चे समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से ही हो सकती है और वो लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला मानते थे। तो उनके जो लोकतांत्रिक समाजवादी विचार जो हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ खास बुनियादी मान्यताएं हैं। उन विशेषताओं में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वे लोकतंत्र और समाजवाद में पारस्परिकता मानते थे।
उनका ये मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद जनता की राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता को एक साथ सुनिश्चित करने का उपाय है। भारत की जो स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता के राजनीतिक आर्थिक पक्ष, इन दोनों पक्षों की एकता पर निर्भर है। उन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद की जो अनिवार्य पारस्परिकता है उस पर बल देते हुए कहा कि मैं स्पष्ट ये स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी हूं और लोकतंत्रवादी भी हूं। उन्होंने ये प्रतिपादित किया लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में कि इस व्यवस्था में पूंजी और अन्य आर्थिक संसाधनों को पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा? इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की वास्तविक पूंजी और साधनों पर जनशक्ति का प्रभावी नियंत्रण हो। नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र के मार्ग की ओर प्रगति करने का एक माध्यम है। लोकतांत्रिक समाजवाद की उनकी जो धारणा है वो जनता के राजनीतिक अधिकारों की मान्यता, आर्थिक सामाजिक न्याय, संसाधनों के केंद्रीकरण का निषेध और उत्पादन वितरण प्रणाली जो है वो न्यायसम्मत प्रणाली हो, इसको सुनिश्चित किए जाने का एक साथ उन्होंने इस पर बल दिया। तो इस तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद की पहली खास विशेषता जो उन्होंने स्पष्ट की वो है कि लोकतंत्र और समाजवाद पूरक हैं। ये टकरावपूर्ण विचारधाराएं नहीं है, बल्कि इनमें पारस्परिकता का संबंध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की वो है कि आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। समस्त जो आर्थिक योजनाएं हैं उनका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को प्रोत्साहन करना नहीं है, अपितु सारी जनता के कल्याण और जीवन स्तर में उनके कुछ उन्नति हो, कुछ बेहतरी हो, उसको सुनिश्चित करना है। इसके अलावा समाजवाद की उन्होंने उदार और व्यवहारिक व्याख्या की है। नेहरू ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है, और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं इसे केवल अस्पष्ट व मानववादी रूप में नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूं। उनका यह मानना था कि समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी कुछ और है, वो एक जीवन दर्शन है, और इसी कारण से ये मुझे प्रिय है। मुझे गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवाद कोई रूढ़ सिद्धांत नहीं है, अपितु एक विकासशील, गतिशील धारणा है। और इसके साथ ही उनका ये भी मानना था कि भारत में हिंसा या दमनकारी राज्य शक्ति के प्रयोग के माध्यम से समाजवादी आस्थाओं को थोपा नहीं जा सकता। भारतीय जनता को समाजवाद के मार्ग के प्रति आस्थावान बना करके और उनकी सचेतन भागीदारी के द्वारा ही भारत में समाजवादी आस्थाओं के अनुरूप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए जा सकते थे। समाजवाद के प्रति नैतिक दृष्टिकोण, इसका तात्पर्य है कि वो किस प्रकार के साधनों के द्वारा ये व्यवस्था लाना चाहते थे। तो उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से नेहरू ने मार्क्सवाद के जो आर्थिक आग्रह थे और गांधी जी की नैतिक प्रतिबद्धताएं थी, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करके व्यवहारिक विचारधारा की खोज वो करना चाहते थे। वो पूंजीवाद की बुराइयों के प्रति अलर्ट थे, सचेत थे, और उनका ये मानना था कि पूंजीवाद के अंतर्गत साधनों और धन के केंद्रीकरण में
शोषण, अन्याय, असमानता, तनाव और संघर्ष इत्यादि को उन्होंने जन्म दिया है। तो उनका ये स्पष्ट मानना था कि संसाधनों के इस केंद्रीकरण पर प्रहार किए बिना एक कल्याणकारी और न्यायनिष्ठ सामाजिक आर्थिक प्रणाली की स्थापना नहीं की जा सकती। लेकिन आर्थिक उद्देश्यों के लिए वे मनुष्यों की नैतिक प्रेरणाओं और उनके व्यक्तित्व की संभावनाओं का दमन करके हिंसा, दमनकारी बल के माध्यम से समाजवाद की स्थापित करने को वो श्रेष्ठ नहीं मानते थे। और इसी कारण वो समाजवादी जो स्वरूप था उसका अहिंसक और वैध साधनों से स्थापित किए जाने की आवश्यकता का प्रतिपादन वो करते थे। वो हिंसक साधनों में विश्वास नहीं करते थे। एक और खास विशेषता है औद्योगिकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। इसमें नेहरू ने अपेक्षा की कि भारत में औद्योगिकरण का मार्ग स्थापित किया जाए और उत्पादन में वृद्धि की जाए, किंतु उत्पादन से होने वाले लाभों को कुछ हाथों में केंद्रित करने के बजाय उन्हें जन सामान्य तक पहुंचाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। राज्य की से अपेक्षा उन्होंने की कि वह औद्योगिकरण की ऐसी दिशा प्रदान करे जिससे उत्पादन और वितरण की एक न्याय सम्मत प्रणाली को विकसित किया जा सके। मतलब यह है कि औद्योगिकरण तो होना चाहिए, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का वो न्याय सम्मत हो। और उनका ये भी मानना था कि भारत की जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उनका निवारण मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही संभव है। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास की योजनाबद्ध पद्धति के माध्यम से नेहरू देश के आर्थिक परिवर्तनों का ऐसा मार्ग खोजना चाहते थे जिसमें निजी संपत्ति और आर्थिक प्रणाली में निजी पहल का पूरी तरह निषेध तो ना हो, किंतु केवल व्यक्तिगत लाभ और संपत्ति का शोषणकारी केंद्रीकरण आर्थिक विकास की मूल प्रेरणा नहीं बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि निजी पहल भी बनी रहे, इसके साथ साथ जो पूंजीवादी दोष हैं वो भी ना पाएं। यानी केवल व्यक्तिगत लाभ और संपत्ति का जो शोषणकारी जो केंद्रीकरण हो जाता है उसको भी वो नहीं चाहते थे। बैलेंस चाहते थे कि व्यक्तिगत पहल बनी रहे लेकिन संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यायपूर्ण हो। तो वो आर्थिक क्षेत्र में साधनों के विनियोग, उत्पादन की प्राथमिकताओं, मात्रा वितरण की व्यवस्था का नियमन स्टेट के द्वारा करना चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में निजी पहल और सामुदायिक हितों के बीच में समन्वय स्थापित करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ये उनका मानना था। इसके अलावा संसाधनों के न्याय संबंध वितरण पर बल, जो हम पहले इस चीज़ को कह चुके हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से नेहरू भारत में उपलब्ध संसाधनों के विवेक सम्मत और न्याय सम्मत वितरण को सुनिश्चित करना चाहते थे। इस तरह से नेहरू के अनुसार समाजवादी समाज एक समतामय समाज होगा जिसमें राज्य के दमनकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही लोग शोषण और अभाव से मुक्त जीवन के लिए समर्पित और प्रयत्नशील रहेंगे। ये उनका लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत है। धन्यवाद।